लेखक कहता है कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। जो लेखक है वो सुबह देर तक सोते हैं, लेकिन उस दिन जल्दी ही उठ गए क्योंकि उन्हें बाल गोविंद भगत के गीत सुनाई दे गए और वो इतने मधुर गीत गाते हैं कि उनकी आवाज़ से वो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो सुबह पूरी तरह से हुई नहीं है, फिर भी वो कहाँ पहुँच जाते हैं, उनके पास तालाब तक पहुँच जाते हैं उनके गीत सुनने के लिए। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं हैं। यहाँ पर कौन कहता है? यहाँ पर लेखक कहता है कि अभी आसमान से तारे अभी छुपे नहीं हैं। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। अब पूरब में लोही लगे मतलब सूर्य निकलने वाला था, सुबह की लालिमा है वो छा गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। इधर से क्या हो रहा था? लालिमा यानी कि सुबह की लालिमा बढ़ रही थी और उधर आसमान में शुक्र तारा भी चमक रहा था। खेत, बगीचा, घर सब कुहासा छा रहा था। खेतों में, बगीचों पर और घरों में सब जगह क्या कुहासा मतलब धुंध छाई हुई थी, कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। ऐसा लगता था मानो चारों तरफ अजीब तरह का रहस्य छाया हुआ है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे हैं। कुश होती है, लंबी लंबी घास होती है, पर चटाई पर पूरब की तरफ मुँह करके और काली कमली ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए गीतों का गायन कर रहे हैं और मुँह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते, मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो वो गाने में इतने तल्लीन हो जाते कि वो अपनी सुध-बुध ही खो बैठते और ऐसा लगता कि वो गाते गाते खड़े हो जाएंगे, यानी कि इतने उत्तेजित गाने में से इतने उत्तेजित हो जाते और ऐसा मालूम होता कि वो गाते गाते अभी खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु पसीने जब तक चमक ही पड़ते, यानी कि इतनी सर्दी होने के बावजूद भी वो गाने में इतना उनका जोर लगता, इतनी मेहनत करते कि उनके माथे से पसीने के बूंदें पड़ने लगती और वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती। गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। यानी कि गर्मियों के समय जो शाम का समय होता है, उस समय यानी कि जो गर्मी है बहुत ज़्यादा होती है, उमस भरी होती है। उमस भरी मतलब उस समय वायु में आर्द्रता ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि नमी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन उनके जो गायन शैली है वो उस उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते और गांव में जो कुछ और पद गाते थे वो लोग भी वहां पर गाने के लिए पहुंच जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। जितने भी लोग वहाँ पर आते हैं, यानी कि प्रेमी लोग जो गाते थे वो सभी अपने साथ खंजड़ी और करतार लेकर आते। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती तिहराती। ठीक है, यानी कि एक पद तो कौन बोलते थे? बाल गोविंद भगत बोलते। 2 या 3 बार फिर उनकी जो प्रेम मंडली थी उन पदों को दोहराती रहती थी, गाती रहती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। जब शुरू में वो गाना शुरू करते तो धीरे धीरे यानी कि धीमे धीमे आवाज़ में गाते, लेकिन जैसे यानी कि समय बढ़ता जाता वैसे वैसे उनका जो स्वर है वो भी ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल में, एक निश्चित गति से सभी गाने लगते। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। श्रोता जो सुनने वाले लोग हैं, जो गाने को सुन रहे हैं, वो भी उनकी भी जो ताल है, स्वर है, वो भी ऊपर उठने लग जाते। वो भी उनके साथ साथ गाते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। यानी कि शुरू से वो अपनी मन की वाणी के द्वारा गाते, लेकिन धीरे धीरे शरीर पर भी वो तन मतलब शरीर के ऊपर उनका गाना है, जो उनके गीत हैं वो हावी हो जाते। और एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। उनके साथ सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से
ओतप्रोत है। यहाँ पर कहने का अभिप्राय क्या है कि जो बाल गोविंद भगत हैं वो गाते गाते अपनी प्रेमी मंडली के बीच में आ जाते हैं और उठकर खड़े होकर गाने के साथ साथ नाचने भी लग जाते हैं, और पूरी जो प्रेमी मंडली है वो भी क्या करती है, बाल गोविंद भगत के साथ नाचने गाने के यानी कि नाचना गाना शुरू कर देती। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। जो बाल गोविंद भगत हैं उनकी संगीत साधना का जो अंतिम चरम सीमा होती है उस दिन देखी जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। उनका इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोदा सा था, यानी कि शरीर में थोड़ा सा कमज़ोर था, बलिष्ठ नहीं था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। इस कारण से बाल गोविंद भगत उससे और अधिक प्यार करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। तो बाल गोविंद भगत का मानना होता है जो व्यक्ति शरीर से कमज़ोर होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों पर हमें सबसे अधिक प्यार दर्शाना चाहिए। इसी कारण से वो अपने बेटे से अत्यधिक प्रेम करते थे। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, यानी कि बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने उसका विवाह कराया था। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। उसकी जो बेटे की पतोहू, बेटे की बहू, तो जो बेटे की बहू है वो बड़ी ही सुशील, अच्छी, अच्छे संस्कारों वाली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। ठीक है, यानी कि उसकी जो घर पर पूरी प्रबंधिका मतलब घर को अच्छे से चलाने वाली थी, और भगत जी जो दुनियादारी के घर के बाहर भीतर के जो कार्य करते थे उनसे भी निवृत्त, मतलब उनसे भी उनको छुटकारा दिला दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को काफ़ी फुर्सत है, लेकिन इस बात को किसी का पता नहीं था कि भगत का बेटा बीमार है। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया तो कुतूहलवश उनके घर गया। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सबका ध्यान अपने आप ही उसकी तरफ चला जाता है। और जैसे ही मैंने सुना कि बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो मैं देखने के लिए उनके घर चला गया, और देखकर मुझे हैरानी हुई, देखकर दंग रह गया। बेटी को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। क्या कहते हैं लेखक कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को आंगन पर में एक चटाई पर लेटा रखा है, उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा ढक रखा है, साथ में उन्होंने क्या अपने बेटे के ऊपर फूल डाल रखे हैं जो हमेशा वो रोपते थे, यानी कि उन्होंने उन फूलों को स्वयं अपने हाथों से लगाया था, और उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी, फूल और तुलसी दल, तुलसी के पत्ते, सिरहाने एक चिराग एक दिया, यानी कि उसके पुत्र के सिरहाने क्या जला दिया, एक दिया जला दिया, और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं।